आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मस्त तरीके से बात करेंगे अमेरिका और भारत की। क्या भारत में अमेरिका एयरबेस बनाएगा, मिलिट्री बेस बनाएगा? देखो एक चीज बता दूं यार, मुझे मैप मिलते नहीं है। मुझे एक ऐसा मैप चाहिए होता है जहां पे इंडिया का प्रॉपर मैप हो। तो जो भारत है, जो आपको इंडिया दिख रहा है ना, वो ये वाला ऐसे इसको करिए, ठीक है ना। मैं मेरा बस चले तो सभी कर दूं, लेकिन ये पीओके मतलब कश्मीर हमारा है, ठीक है ना। तो पहले ही मैं बताना चाहूंगा कि मैप्स इस तरीके से मिलते नहीं है मुझे जिसमें पूरा कश्मीर हमारा हो। तो इंडियन मैप्स है, तो ये वाला अल जजीरा का मैप है, तो मैंने ये लिया है। तो ये पूरा इस तरीके से होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो पहले ही मैंने ड्रॉ कर दिया। तो अब हम बात करते हैं इंडिया की। देखिए बहुत लंबा इतिहास रहा है ना। मैं अभी किताब का रिव्यू भी कर रहा हूं एस जयशंकर की, ठीक है, वाई भारत मैटर्स। तो इसी पे ही मैं एक चैप्टर पढ़ रहा था, पढ़ चुका हूं, ये पूरी किताब मैंने खत्म ही कर दी है कि सिक्योरिटी क्यों मैटर करती है। तो उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग कंसेप्ट आया था इंडिया और भारत का, और अमेरिका ने किस तरीके से अपनी हेजिमनी बरकरार की है। तो क्या है मिलिट्री बेसिस, इसका इतिहास क्या था, और क्या भारत में मिलिट्री बेस आने वाला है, हम सब पे बात करेंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट से लेकर अभी तक और पूरी दुनिया की। लेकिन उससे पहले बस दोस्तों एक चीज बताना चाहूंगा कि अब देखिए परसों से हमारी क्लासेस शुरू हो रही हैं, ठीक है। मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन, ये चीजें बड़े बड़े लोगों के पास 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए दे के वो लेते हैं। हम ये सिर्फ 280 रुपए में लेके आए हैं। 6 महीने की वैलिडिटी, 29 सितंबर से ही आपकी वैलिडिटी काउंट होगी, जिस दिन से क्लास स्टार्ट होगी। और उसके बाद आप कभी भी कोर्स ले, आपकी वैलिडिटी काउंट होगी। साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर मयूरिका दास ये क्लासेस लेंगी, 20 घंटे के सेशन है, और आपको डाउनलोड करें वरना वेबसाइट पर चेक करिए। तो शुरुआत होती है दोस्तों वर्ल्ड वॉर 2 से। हालांकि 1940 में ही, 1940 में ही अमेरिका ने पहल कर दी थी। ब्रिटेन ने पूरी दुनिया को कब्जे में लिया। नेवी इंपॉर्टेंट है। जब महाराज शिवाजी, छत्रपति महाराज शिवाजी के पास नेवी आई तो उन्होंने पूरे भारत को जीत लिया। नेवी से ट्रेड होता है, नेवी ही इस दुनिया को डोमिनेट करती है। चाइना सबसे ज्यादा अपनी नेवी पे खर्च कर रहा है, क्योंकि देखिए आप देखिए कहां से जाएंगे आप, आपको आइलैंड चाहिए, आप वहां पे अपनी नेवल फोर्सेस तैनात करेंगे। पैसिफिक आज नया दरवाजा है। अगर आपको दुनिया जीतनी है तो आपको पैसिफिक पे, अटलांटिक नहीं, पैसिफिक पे कब्जा करना पड़ेगा, और इंडियन ओशन पे, इंडो पैसिफिक पे। तो इंडियन ओशन जो है और पैसिफिक, ये वाला इंडो पैसिफिक रीजन आज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओशन पर्टिकुलरली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे ट्रेड साल दर साल बढ़ता जा रहा है, ठीक है। बहुत तेजी से ट्रेड में वृद्धि हो रही है। यहां पे भारत भी कोशिश कर रहा है कि अपने मिलिट्री बेसेस बनाए। इंडिया ने भी 2002 में सबसे पहला इंडिया ने अपना बेस बनाया था ताजिकिस्तान में। यस, ताजिकिस्तान में उनके मिलिट्री के साथ हम कोऑपरेट कर रहे हैं। अभी भारत ने मॉरिशस में आगा लेगा आइलैंड खरीदा, चौथा सबसे बड़ा आइलैंड, 4 ही आइलैंड है मॉरिशस में। तो आगा लेगा स्ट्रिप बनाई है वहां पे। देखिए कोई ये बोलता नहीं है गला फाड़ फाड़ के कि देखो हमने मिलिट्री बेस बना लिया भैया आ जाओ, ऐसा नहीं है। हर देश, पहली बात तो कभी वो डिक्लेयर ही नहीं करेगा कि हमारा मिलिट्री बेस है, और दूसरी बात क्योंकि इसी से तो ये देशों को कंट्रोल करते हैं, और दूसरी बात कितने मिलिट्री बेस है ये भी नहीं बताएगा। आमतौर पे अगर श्रीलंका भी अपना शिप भेजता है, मिलिट्री बेस बनाता है, तो बोलता है नहीं हम इन्वेस्टमेंट है क्या पाकिस्तान एक तरीके से चाइना का मिलिट्री बेस ही तो है। तो क्या कहता है कि नहीं कुछ नहीं, हम तो बस यहां पे शिप भेज रहे हैं, ऐसे ही वेदर फोरकास्टिंग करेगी, बाकी रिसर्च करेगी। बट एक्चुअल में हम सबको पता है कि असलियत क्या है। तो जहां ब्रिटिशर ने पूरी दुनिया में कॉलोनी बनाई, वहां अमेरिका मिलिट्री बना रहा है। देखिए एक सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि देश जितना ज्यादा प्रेजेंट होंगे उतना ही वो कंट्रोल करेंगे। अगर एक अमीर आदमी है, आज अंबानी ने पूरी दुनिया में अपना बिजनेस फैला रखा है, तो पूरी दुनिया उन पर डिपेंडेंट है, पैसे से सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां पे अमेरिका क्या करता है, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री बैठा रखी है। वर्ल्ड वॉर 2 से इसकी शुरुआत होती है 1940 में। ब्रिटेन में पहला उसने मिलिट्री बेस बना दिया। अमेरिका हथियार बनाता है, पूरी दुनिया को हथियार भेजता है। वर्ल्ड वॉर 1 में भी उसने यही किया, वर्ल्ड वॉर 2 में भी उसने यही किया। तुम भी हथियार लो, तुम भी हथियार लो, खुश रहो, ठीक है। वहां का अमेरिका का मेन यही है भाई। टोनी स्टार्क इतना अमीर क्यों था, क्योंकि हथियार बनाता था, उसका मेन बिजनेस ही यही है, हथियार बनाने का। अब हथियार वॉर से चलते हैं, तो क्या अमेरिका चाहेगा कहीं वॉर रुके? नहीं रुके। अब इसके लिए उसको मिलिट्री बेसेस चाहिए, वो हर जगह अपनी मिलिट्री जो है वो बैठा देता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसने अलग अलग जगह पर अपने मिलिट्री बेसेस शुरू किए। 1945 में जापान आता है। जापान ने क्या किया, जापान भाई एक एक्सिस पावर के साथ था, जर्मनी के साथ लड़ रहा था, तो जापान सरेंडर करने को तैयारी नहीं। अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिरा दिया। एक अभी मूवी आई है नेटफ्लिक्स पे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉर मूवी, जिस मूवी को देख के मैं 5-6 दिन थोड़ा डिस्टर्ब रहा था कि युद्ध तो होता है लेकिन आम आदमियों के ऊपर क्या असर पड़ता है। हिम्मत है तो देख लीजिएगा, ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज, एनिमे मूवी है, एनिमेटेड है,
बट बहुत ही, आप उसको देखने के बाद यकीन है 3-4 दिन तक सो नहीं पाएंगे। तो अब यह है कि वहां पे अमेरिका ने जैसे ही जापान पे बॉम्ब गिराया, जापान बर्बाद, जापानी बहुत ही टैलेंटेड। अब क्या होता है, अमेरिका कहता है बाद में, एक आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल है कमेंट बॉक्स में बताना, एक आर्टिकल डलवाता है, बोलता है तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अमेरिका ने जापान को अपनी मिलिट्री दे दी, वहां पर भी मिलिट्री बैठा दी। तुरंत कोरियन वॉर शुरू हो जाता है 1950 से 1953। चाइना जो है वो लगभग चाइना रशिया की मदद से पूरे कोरिया पे कब्जा कर लेता है, ठीक है ना। इसी दौरान अमेरिका अपनी फोर्सेस भेजता है, लाइन बनती है, ठीक है। और उसके बाद साउथ कोरिया, सिगमन री इधर साउथ कोरिया के लीडर और उबर किम इल संग, तो नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया, तब से अमेरिका की मिलिट्री साउथ कोरिया में है ना, और जापान में, जर्मनी तक में। आपको शायद जान के हैरानी होगी, जर्मनी तक में, वो देश जो वर्ल्ड वॉर 2 में मेन विलन था, जर्मनी तक में अमेरिका के मिलिट्री बेस है। पूरे यूरोप में अमेरिका का मिलिट्री बेस है, पूरी दुनिया को अमेरिका अपने मिलिट्री बेस से चलाता है। ब्रिटिशर भी यही करते थे ना, सब्सिडियरी अलायंस, कि तुमको हमारी मिलिट्री लेनी पड़ेगी, और बदले में अमेरिका को क्या मिलता है, बदले में अमेरिका को उसका देश मिल जाता, पूरा देश मिल जाता है। पाकिस्तान में अमेरिका ने अपनी मिलिट्री उतारी, आतंकवाद अमेरिका नहीं खड़ा किया। पूरी दुनिया में आज युद्ध अमेरिका की वजह से चल रहे हैं, ये मान के चलिए आप, क्योंकि पैसा चाहिए, युद्ध से ही पैसा आता है। भारत को यह लालच दिया गया, इंडिया को यह लालच दिया गया, आप पूरी दुनिया में रेट से देख रहे हैं, सिर्फ इंडिया में आपको नहीं है, तो पूरी दुनिया में भारत को यह लालच दिया गया कि आप हमारे साथ आ जाओ। परमानेंट मेंबरशिप का भी लालच दिया गया, ठीक है। उस समय भारत ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट चला, नाम, और भारत ने नींव रखी, ना हम तुम्हारे साथ है, ना हम तुम्हारे साथ है, ना हम सोवियत के साथ जाएंगे, ना अमेरिका के साथ जाएंगे। उस समय 5 लीडर के साथ है, जवाहरलाल नेहरू भारत के, कुआमे जो थे वो आए युगांडा के, उसके बाद सुकर्णो इंडोनेशिया के, जोसेफ टीटो यूगोस्लाविया के, इजिप्ट के गमाल अब्दुल नासिर, इन सब ने मिलकर बोला कि हम थर्ड फ्रंट बनाएंगे। ये एक्सीलेंट डिसीजन इसलिए था क्योंकि अगर भारत अमेरिका के साथ चला जाता तो भारत के ऊपर कंट्रोल अमेरिका का हो सकता था, जैसा ब्रिटिशर करता था। तो भारत कहता था हमको आजाद रहना है, हम अपनी पॉलिटिक्स में हस्तक्षेप नहीं चाहते, समझ रहे। यहां से भारत ने बोला कि हम आपको मिलिट्री बेस, या हम आपके साथ नहीं, आपकी मदद लेंगे। इसका भारत को खामियाजा भुगतना पड़ा 1962 के युद्ध में। देखिए, अगर मान लीजिए कि आपके स्कूल में लड़ाई होती है, ना हो, जब आप स्कूल में स्टूडेंट्स थे तो लड़ाई होती थी। अब मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, तो मैं कहा बाहर मिलो, बोला मिलो। एक तरफ बड़ा स्ट्रॉन्ग ग्रुप है, दूसरी तरफ उतना ही स्ट्रॉन्ग ग्रुप है। मैं बोल रहा हूं कि मैं 5 लोगों को पढ़ो, मैं अकेला रहूंगा, ना मैं तुम्हारे साथ हूं ना मैं तुम्हारे साथ हूं। तो फायदा है, फायदा क्या है कि भाई पहली बात, मैं तुम दोनों के साथ नहीं हूं, ठीक है। अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो अकेला देख के तुम मुझे मारते, तुम्हारे साथ होता तो अकेला देख के तुम मुझे पेलते। तो ऐसा तो है नहीं, मैं आजाद हूं, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आएगी तो ये दोनों मेरी मदद नहीं करेंगे, है ना। जब मेरा किसी से पंगा होगा तो दोनों मेरा साथ देने नहीं आएंगे। इसका ये खामियाजा भुगतना पड़ता है, भारत ने भुगता है। पाकिस्तान ने बोला हम अमेरिका के साथ जाएंगे, तो अब पाकिस्तान भर भर के आप, अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसा दिया, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, उसी आतंकवाद, जिस आतंकवाद को अमेरिका ने खड़ा किया, उसी आतंकवाद ने अमेरिका को डस लिया, राइट। अब अगर आप मिलिट्री बेसिस पे नजर डालें तो ये आप जापान में 120 के करीब है। ये एक टेंटेटिव आंकड़ा है, हो सकता है एक रिपोर्ट के मुताबिक तो अमेरिका को खुद ही नहीं पता उसके कितने बेसिस है, ठीक है। इतने ज्यादा बेसिस हैं, अमेरिका ने पूरी दुनिया में अपनी मिलिट्री उतार रखी है। जर्मनी में 119 है, जर्मनी में, साउथ कोरिया में 73, गुआम में 54, इटली में आप देख सकते हो। ये ट्रूप्स देखिए आप, 53,000 जापान में है, ये 96,000 के करीब है वैसे, और 33,000 जर्मनी में। तो इतने सारे, हर जगह, लगभग हर एक देश में, पूरे यूरोप में आपको मिलिट्री बेसेस दिख रहे हैं। स्पेन हो गया, यूके हो गया, स्विट्जरलैंड, एवरीवेयर, ठीक है ना। कोई ऐसा देश नहीं, गल्फ कंट्रीज में आप देखिए, अफ्रीका में पूरा ये रेड में हर जगह मिलिट्री बेसेस तैनात करके रखे हैं। यहां तो जापान, साउथ ईस्ट एशिया में तो लगभग हर देश, फिलीपींस के साथ तो पैक्ट साइन किया है अमेरिका ने कि अगर फिलीपींस में हमला होगा सबसे पहले हम आएंगे, और जापान के साथ भी यही है। अब इसका फायदा सबसे बड़ा क्या है, जैसे जापान की बात करें, फायदे हैं इस पे, बहुत फायदे। क्यों? आपको मिलिट्री पे खर्चे नहीं करना, अमेरिका देख लेगी। थर्ड, देखिए अमेरिका देख लेगी, कोई अगर बवाल होता है तो अमेरिका आएगा, अमेरिका लड़ लेगा, तो आप अपनी इकोनॉमी पे फोकस करोगे। जापान ने यही किया।
जापान एक ऐसा देश आज के जमाने में नहीं, हमेशा से जापानी से खतरनाक कोई है नहीं, ठीक है। जापान एक ऐसा देश है जो सोया हुआ जानवर है। इतने से देश ने, जब मेजी रेस्टोरेशन उसने अपनी इकोनॉमी खोली 1868 में, इंपीरियल आर्मी बनी, तो पूरी दुनिया जीत गया। इतने से देश ने रशिया को हरा दिया, चाइना को बर्बाद पटक पटक के मारा। आज भी अगर जापान अपनी मिलिट्री स्ट्रांग करेगा, वो भले ही 1 लाख की मिलिट्री रखेगा, लेकिन वेपन्स ऐसे ऐसे बनाएगा ना कि कोई देख नहीं, गायब हो जाएगा इंसान, गायब होके मार देंगे। बहुत डेंजरस है जापान। तो जापान अपनी इकोनॉमी पे ही फोकस्ड है, ठीक है। लेकिन हालांकि अब जापान, क्योंकि चाइना से खतरा है, चाइना से खतरा है, जापान के साथ यही हुआ, जर्मनी के साथ भी यही हुआ। भाई वेस्ट जर्मनी तो वैसे ही अमेरिका के कंट्रोल में था, तो जर्मनी ने क्या था, जर्मनी ने अपनी इकोनॉमी पे फोकस किया। साउथ कोरिया सेम चीज, साउथ कोरिया भी, क्योंकि मिलिट्री फिलीपींस के साथ, तो जहां जहां पे आपके मिलिट्री बेसेस है तो आपको सपोर्ट भी है अमेरिका से। लेकिन ये सपोर्ट हमेशा रहेगा नहीं, क्योंकि आप पॉलिटिकली इन देशों को कंट्रोल करते हो। जहां पे भी अमेरिका है वहां पे क्या कैपिटलिज्म है, भयानक कैपिटलिज्म है। वो अपने प्रोडक्ट बेचेगा, पॉलिटिक्स को कंट्रोल करेगा, और ये आज एक, दिस इज द हार्श रियलिटी। एक मिनट जरा रुकिएगा। सो दिस इज द हार्श रियलिटी ऑफ अमेरिका, ठीक है, कि यहां पे अमेरिका उसी हिसाब से चीजों को कंट्रोल करता है। बस एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। ओके, तो आज अगर हम बात करते हैं तो भारत कहां बैठता है। भारत देखिए, इंडिया ने 1991 इराक कुवैत वॉर, गल्फ वॉर जिसको बोलते हैं, सद्दाम हुसैन को भी अमेरिका ने खड़ा किया। इन सबकी बायोग्राफी किताबों का रिव्यू किया मैंने। तो ये सद्दाम हुसैन बहुत ताकतवर हो गया था, बहुत ज्यादा। इराक ईरान वॉर 1980 से 89 चली, लड़ लिए दोनों, कुछ नहीं मिला। उसके बाद कुवैत ने अच्छा खासा पैसा दिया था सद्दाम हुसैन को, पैसा मांगा तो सद्दाम हुसैन बोले इधर एक चट से वहां खड़े हो जाओ, ठीक है। अभी बता दे, आर्मी उतार दी सद्दाम हुसैन ने, कुवैत की ऐसी की तैसी। अब वो गल्फ है, ये गल्फ रीजन है, आप समझ लो। तेल गया तो पूरी दुनिया गई। अमेरिका ने तेल के लिए कितने एग्रीमेंट साइन किए, क्योंकि भाई पैसा लेने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और तेल आपको एनर्जी देता है, राइट। तो ये अमेरिका के हक में नहीं था। यूनाइटेड नेशन ने सारे देशों को मिलाया और कुवैत में अपनी फौजें उतार दी। उस समय अमेरिका का एक प्लेन आया, चंद्रशेखर जो थे वो प्रधानमंत्री थे उस समय। अमेरिका का प्लेन आता है यहां पे भारत में रिफिलिंग करके चला जाता है, ठीक है। बहुत हल्ला हुआ, बहुत, कि भारत जो है वो अमेरिका को मिलिट्री बेस बनाने देगा, ऐसा नहीं हम कर सकते, हम कैसे भारत में मिलिट्री बेस, कैसे, हम तो अमेरिका आपको खरीद लेगा, ये वो भरा, बहुत हल्ला हुआ। तो फिर उसके बाद 1991 से लेकर अभी तक एक एग्रीमेंट, और सीधा सीधा अमेरिका को यह बोला कि आज के बाद ना आप अपना प्लेन भेजेंगे और हम आपसे डिफेंस टाइज नहीं रखेंगे। माफ करिए, अमेरिका बहुत गुस्सा भी हो, बहुत गुस्सा। समय जॉर्ज बुश, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के पिताजी है ना, जॉर्ज बुश सीनियर, वो प्रेसिडेंट थे। तो बोला अच्छा ये बात है, कोई बात नहीं। 2014 के बाद से भारत, 2014 नहीं 2003 के बाद से भारत और अमेरिका बहुत करीब आए। 2006 में हमने सिविल न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ साइन की। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो अमेरिका, आपको पता है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, वो अमेरिका को फूटी आंख नहीं सुहाती। तो उस समय कांग्रेस की सरकार 2003 से लेकर 2008 तक मैं बात कर रहा हूं, उसके बाद भी तो गठबंधन की सरकार थी जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी का सपोर्ट था, राइट। तो उस समय लगभग कांग्रेस की सरकार गिर गई थी 2006 में, जब अविश्वास प्रस्ताव आया था, एक वोट से बची थी, बच गए मनमोहन सिंह। संजय बारू की किताब द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मैंने पढ़ी थी, मैंने उसका रिव्यू भी किया था, तो उसमें बड़ा लंबा प्रकरण उसमें बताया गया है। तो यहां पे हुआ क्या कि उस समय गठबंधन की सरकार, कम्युनिस्ट बिल्कुल नहीं चाहेंगे तो फूंक फूंक के कदम रखा जा रहा था। 2014 में बहुमत की सरकार आ गई। यहां पे 2016, 2018, 20 ये 3 साल क्यों महत्वपूर्ण है? LMEO, BECA बेका, COMCAES कासा, ये सारे एग्रीमेंट हमने अमेरिका से कर लिए। मतलब मिलिट्री में क्लोज कोऑपरेशन, LMEO में तो साफ साफ लॉजिस्टिक की कोई प्रॉब्लम होगी हम आएंगे, आप अपने प्लेन को हमारे रिफिल करवा सकते हो, कोई डिजास्टर आएगा आप यहां पे अपने प्लेन उतार सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभ्यास करना है, कोई मिलिट्री एक्सरसाइज कर देंगे, यहां प्लेन उतार दो। भारत अमेरिका के साथ ये सेम चीज कर सकता है।
भारत और अमेरिका ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें एक मिलिट्री के क्लोज कोऑपरेशन की बात हुई। उसके बाद ये टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा, ठीक है, कि और इसमें हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो ओपन एग्रीमेंट है ये, राइट। एक तरीके से भारत और अमेरिका एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे मिलिट्री में। 2018 कॉमकासा इसको और ज्यादा स्ट्रेंथन कर दिया। 2020 बेका बीईसीएस को और ज्यादा स्ट्रेंथन, धीमे धीमे करके इसमें क्लॉज जोड़े गए। यानी कि आज भारत और अमेरिका एक क्लोज मिलिट्री पार्टनर है। यही नहीं, अभी और सुनिए, आए दिन स्टेटमेंट आती रहती है। जैसे पिछले साल भी स्टेटमेंट आई थी, जॉइंट स्टेटमेंट। जब भी इस पे, क्योंकि तो हमेशा हल्ला ये होता है, अपोजिशन हल्ला ये करती है कि भारत फिर मिलिट्री बेस बना देगा। अब मिलिट्री बेस का मतलब क्या है? आज नहीं तो कल अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी, ये मान के चलिए। भारत भी अपने मिलिट्री बेस बना रहा है ना। वियतनाम, यूके से हमने एग्रीमेंट साइन किया है। मॉरिशस में हमने अपना मिलिट्री बेस बना लिया है। सीशेल्स के साथ हम लगातार संवाद में हैं। मलक्का में, अंडमान एंड निकोबार में मलक्का डायलेमा है ना चाइना का, वहां पे हमारा बेस है, मतलब हम कंट्रोल करते हैं एक तरीके से। अमेरिका के साथ क्लोज पार्टनर है हम। फिलीपींस को हम अपनी मिसाइल्स दे रहे हैं। साथ ही साथ रशिया के साथ भी हम लगभग क्लोज कोऑपरेशन करने के लिए तैयार। यानी कि एक तरीके से भारत अगर एज एन इंडिविजुअल आप कंट्री देखो तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है इन्हीं एग्रीमेंट के चलते। लेकिन यह युद्ध का समय है। आगे आने वाले समय में भारत को यह फैसला करना पड़ेगा कि क्या प्रॉपर मिलिट्री बेस तो एक कभी भी फिजिबल नहीं होगा, और इंडिया को यह करना भी नहीं चाहिए, अमेरिका को। क्योंकि हमने देखा अफगानिस्तान में क्या हुआ। अमेरिका के जो बड़े मिलिट्री बेस है उसमें लिटिल अमेरिका उनको बोला जाता है। जैसे अफगानिस्तान में तो अमेरिकन स्कूल और पता नहीं क्या क्या खोल दिया, पूरा सबवे सब कुछ खोल दिया था। और बाकी लिली पैड्स, छोटे छोटे जो अमेरिकन बेसेस होते हैं, राइट। तो ये हमको समझना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में रातों रात भागा था अमेरिका, आज वो देश बर्बाद है। अमेरिका जिस देश में घुसा उस देश को बर्बाद कर दिया, नो डाउट। बट बहुत सारे जो अमेरिकन जो जहां पे और जगह है पैड्स उनके मिलिट्री बेसेस, दिक्कत नहीं है। लेकिन भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत एक अनोखा देश है, ठीक है। भारत में कैपेबिलिटी है वर्ल्ड लीडर बनने की। तो उस हिसाब से तो भारत कभी भी ये ग्रांट नहीं करना चाहिए। बांग्लादेश में बोला था, क्योंकि अभी भी यहां ये वाले रीजन में, ये वाला जो रीजन देख रहे हैं, यहां पे अभी अमेरिका की पकड़ नहीं है। और चाइना को देखते हुए अमेरिका को यहां पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर ताइवान पे हमला होता है तो 110% इंडिया की जरूरत पड़ेगी। बांग्लादेश को यह बोला था कि हमको आप मिलिट्री बेस दीजिए, नहीं दिया तो शेख हसीना की सरकार पलट दी। तो आज नहीं तो कल इंडिया को यह फैसला करना ही पड़ेगा कि हां, हम आपको मिलिट्री बेस दे कि ना दे। चुनना तो पड़ेगा, चुनाव तो करना पड़ेगा। और ये जो एग्रीमेंट हुए पिछले 3-4, इससे यह साफ दिख जाता है कि माइट बी पॉसिबल कि भारत अमेरिका के फेवर में रहेगा। बट एक प्रॉपर मिलिट्री बेस मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इसके एडवांटेज कम है, ड्रॉबैक्स ज्यादा है ना। इंडिया के कंटेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूं। बाकी देश, क्योंकि भारत की मिलिट्री बहुत, आर्मी सबसे बड़ी है, ठीक है। बाकी देशों की आर्मी नहीं है। जापान छोटा, साउथ कोरिया छोटा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद किसी ने अपनी आर्मी रखी नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। बाकी आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा, और हमारे कोर्स को जरूर अवेल करें, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।